नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। क्या हालचाल, सीधी बात न बकवास में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम लेकर आए हैं क्लास 10th मैथ अंशाल का पेपर नंबर फर्स्ट। और इसमें इससे पहले हमने एक वीडियो बनाया है जिसमें हमने OMR सीट पर जो क्वेश्चन के आंसर दिए जाते हैं उससे रिलेटेड हमने क्वेश्चंस बताए थे। आप ये देख सकते हैं, मैंने OMR सीट को यहाँ पर बताया था और OMR सीट को कैसे फिल किया जाएगा ये आपको मतलब पेपर में भी ठीक ऐसे ही आएगा। हालांकि चार्ट ये थोड़ा सा बड़ा रहेगा, पर ऐसे ही करना है। छात्र या छात्रा का नाम देना है, अनुक्रमांक देना रहेगा, विषय और साथ में दिनांक, और आप स्टूडेंट को सिग्नेचर यहाँ पर करना रहेगा और सिग्नेचर ऑफ इन्विजिलेटर विथ डेट। तो इन्विजिलेटर का मतलब होता है जो कक्ष निरीक्षक रहेंगे वो यहाँ पर दस्तखत सिग्नेचर करेंगे। तो आप यहाँ कुछ मत करिएगा, आपको ये सब फिल करना है और यहाँ पर जो क्वेश्चन रहेंगे उनके आंसर आपको यहाँ पे गोला करना होगा जो भी सही होगा। ये हमने कल ही बता दिया था, तो आप लोगों को उम्मीद है कि सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो अगर वो वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो पर तभी आए होंगे, और ये भी पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा ताकि आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आ जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। और पूरा वीडियो देखकर अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो लाइक भी कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। अगर ये वीडियो यूज़फुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन इज सभी खंड कीजिए। खंड बा का यहाँ पर पहला प्रश्न होगा, सभी खंड कीजिए। पहला सवाल दिया है, बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहाँ ए बी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2-3 है और तथा बी के निर्देशांक 1 और 4 हैं। तो बहुत ही प्यारा प्रश्न है और आप लोग इसे देख भी पाएंगे और बहुत ही अच्छे से मैं इसे सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कैसे करना है इसे। सबसे पहले आप ये क्वेश्चन नंबर 1 का है यहाँ पर मैं डाल देता हूँ। ठीक है, और अब आप देखिए इसमें कहा है एक वृत्त का व्यास है, इस तरह से एक वृत्त बनाना है और यहाँ पर हम व्यास जानते हैं केंद्र से होकर जाता है, तो यहाँ पर सेंटर होगा। तो यहाँ पर बताया गया सेंटर ओ का जो निर्देशांक है वो कितना दिया है, 2 और -3। ठीक है, और अगर इसे मैं ए लिख दूँ और इसे बी लिख दूँ तो बी का निर्देशांक 1 और 4 हमको दे दिया है, ए का निर्देशांक हमें निकालना है। तो आप जानते हैं कि केंद्र से यहाँ तक की जो दूरी होगी वो रेडियस होगी, ये भी रेडियस होगी। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी बराबर होगी यहाँ से यहाँ तक की दूरी के। ठीक है, लेकिन अगर हम ये मेथड अपनाते हैं तो शायद ये मानकर चलिए कि यहाँ पर x और y दो बिंदु होंगे तो शायद 2 बार हमें निकालना पड़ेगा। इसलिए हम ये चाहते हैं, ये और ट्रिक है यहाँ पर। दूसरा ट्रिक ये है कि जो केंद्र होगा वो व्यास का आधा होगा। ठीक है, मध्य बिंदु पर होगा, तो यहाँ पर मध्य बिंदु का भी सूत्र हम लगा सकते हैं। तो आप लिखिएगा ए बी का मध्य बिंदु क्या है, ओ। ठीक है, इसका निर्देशांक का जो सूत्र होगा हम जानते हैं x1 + x2 अपॉन में 2 होगा और एक होता है y1 + y2 अपॉन में यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पर कोई बिंदु नहीं दिया गया है तो हम यहाँ पर ये मान लेते हैं कि इसका जो पॉइंट होगा वो एक्स वाई हो जाएगा। क्लियर है बात। अब ये पहला बिंदु, ये दूसरा बिंदु, x1 y1 यहाँ x2 y2 लिखना है, ये मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु पहले से दिया है, इसका मतलब ये है कि ये जो x1 + x2 बटा 2 है वो बराबर होगा 2 के, और y1 + y2 बटे 2 बराबर होगा -3 के। क्लियर है बात। अब हम यहाँ से शुरू करने वाले हैं। नाउ x1 + x2 बटे 2 बराबर यहाँ पर क्या लिखना चाहिए, हमें 2 लिखना चाहिए। ठीक है, अब आप देखो x1 ये आपका x1 का मान है और यहाँ पे ये x2 का मान है। इसी तरह से ये y1 का मान होगा, ये y2 का मान होगा। तो
तो यहाँ से हम लिखेंगे x1 प्लस x2। x1 का मान x है, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, और x2 का वैल्यू कितना है बेटा, x2 का वैल्यू कितना है 1 है, तो यहाँ पर 1 लिख लेते हैं और अपॉन में 2 रहेगा इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पर इसके अपॉन में 1 मानकर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो x प्लस 1 बराबर हो जाएगा 2 दूना में 4, और x बराबर आ जाएगा यहाँ पे ये एक इधर जाएगा तो घट जाएगा 3, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। ठीक है, इसी तरह से हम यहाँ पर भी चेक करेंगे, y1 प्लस y2 बटे में 2, ये बराबर होगा हमारे किसके, -3 के। यहाँ कर लो। अब ये y1 का मान यहाँ पर y ही है, प्लस y2 का मान कितना है 4 है, 4 लिख लो, बटे में 2 लगाएंगे, -3 लिखेंगे। अब ये 2 3 6, यहाँ आ जाएगा -6, और ये आ जाएगा हमारा y प्लस 4। अब अगर हम y की वैल्यू निकालें तो ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ -6 पहले से है, ये प्लस है, इधर जाएगा -4। और अगर आप ध्यान से देखें तो ये y बराबर कितना आ जाएगा, -10। बहुत ही आसान है। तो a का जो निर्देशांक आ जाएगा वो कितना आ जाएगा आपका, आप यहाँ पर लिख लीजिएगा, अतः a का निर्देशांक, आपको पेपर में ऐसे ही लिखना है, a का निर्देशांक बराबर क्या हो जाएगा, x का मान पहले लिखेंगे 3 और -10। इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही प्यारा प्रश्न है, और आप चाहें तो इससे पहले यहाँ पर एक चीज़ आप लिख सकते थे, माना a का निर्देशांक बराबर क्या है, x और y। ये आप पहले से मान लो, नहीं भी मानोगे तो भी चलेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम अगला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। ठीक है बेटा, चलो इसके बाद का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है गुणनखंड विधि से समीकरण 3x² - 2 √6 + x + 2 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। तो ऐसे सवालों को सॉल्व कैसे किया जाता है आप ध्यान दीजिए। ठीक है, यहाँ पर मैं ये क्वेश्चन आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। इसके बाद आप देखिए, ये है हमारा 3x² - 2 √6x + 2 बराबर 0। देखिए, पेपर में जो सवाल होते हैं वो थोड़े आसान ही आते हैं, आप टेंशन ना लें, घबराएं नहीं कि प्रश्न कठिन आ जाएंगे। तो ये गुणनखंड है, आप बहुत आसानी से इसे समझ सकते हैं। गुणनखंड विधि से करना है तो अंतिम पद का पहले पद में गुणा करते हैं, हमने बताया अंतिम पद का पहले पद में गुणा। तो यहाँ से यहाँ का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2 3 6, 2 3 6 हो जाएगा। इस 6 को आपको मन में लेना है। अब इस 6 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिनको जोड़ने पर 2 करड़ी में 6 आ जाए और गुणा करने पर 6 आ जाए। तो मैं क्या इसको ऐसे नहीं लिख सकता, √6 और √6, इसका गुणा करोगे तो 6 आ जाएगा, और √6 जोड़ोगे तो 2√6 आ जाएगा। बहुत ही आसान है। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर आपको या लिखना चाहिए, तो 3x² माइनस, अब आप यहाँ अंडर ब्रैकेट कर लीजिए, √6 प्लस √6, ये बाहर x प्लस क्या करना है 2 बराबर में 0। देखिए यहाँ पर जोड़ेंगे तो इतना हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आप इसमें क्या करिए, ब्रैकेट खोल दीजिए, आगे माइनस है तो चिन्ह बदल जाएगा अंदर। देखिए आप यहाँ पर या भी लिख सकते हैं या फिर इम्प्लाइज दैट इस तरह का चिन्ह लगा सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 3x²। अब आप ब्रैकेट खोलेंगे तो -√6, ये x का भी गुणा हो जाएगा, -√6x + 2 बराबर में 0। आप यहाँ से क्या कॉमन कर सकते हैं, √3 कॉमन कर सकते हैं। क्या कॉमन कर सकते हैं भाई, √3। तो आप देखिए दैट इम्प्लाइज, अगर आपने यहाँ पर √3x कॉमन कर दिया तो एक देखिए 3 को √3 में डिवाइड कर सकते हैं। देखिए 3 बराबर √3 × √3 लिखा जा सकता है। तो अगर एक √3 चला जाएगा तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, एक √3 बच जाएगा, x बच जाएगा। यहाँ पर हम √6 को कैसे बदल सकते हैं, यहाँ पर √6
जो √6 है इसको आप लिख सकते थे √3 इंटू √2, तो ये √6 आ जाएगा, √3 हमने निकाल लिया है तो √2 बच जाएगा। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर आ जाएगा -√2, x तो चला गया यहाँ से। अब आप देखो यहाँ से क्या कॉमन हमें लेना चाहिए, यहाँ पर ये माइनस है, अंदर यहाँ से कॉमन क्या करेंगे हम, ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ 2 है तो √2 निकल सकता है, यहाँ भी √2 निकलेगा जो हमें अभी यहाँ पर बताया है। तो अगर √6 में से √2 निकल जाएगा तो यहाँ पर √2 हम निकाल लेते हैं और अंडर ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, √3 और x बच जाएगा, और यहाँ पर माइनस कॉमन ले लिया है तो माइनस और √2 है तो 2 को √2 लिख सकते हैं, तो √2 बच जाएगा बराबर में 0। देखिए दोनों ब्रैकेट में सेम चीज़ें हैं तो हम यहाँ पर कर सकते हैं √3x माइनस √2, और यहाँ पर बच जाएगा √3x माइनस √2। सेम चीज़ें आई हैं तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, यदि √3x माइनस √2 बराबर में 0 तो x बराबर, ये माइनस उधर जाएगा तो आप चाहें तो अभी यहाँ पर लिख सकते हैं, 2 बार लिख सकते हैं, ये उधर जाएगा तो प्लस √2 आ जाएगा, और x बराबर क्या आ जाएगा, √2 अपॉन में √3, ठीक है। और यही पहली भी वैल्यू है और दूसरी भी वैल्यू होगी, इतना ही। देखिए आप इसको भी जब लेंगे तो इतना ही आएगा, यानी x बराबर जो होगा वो √2 अपॉन √3, और फिर दूसरा भी मान √2 अपॉन √3 ही आ जाएगा। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही आसान है, कर सकते हो, ठीक है। मैंने खुद से सिग्नेचर कर दिया, तो चलो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे बहुत ही प्यारे तरीके से। तब तक चाहो तो वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारा अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 1 का खा वाला हमने कर लिया, गा वाला करेंगे, ठीक है। इसमें दिया है DF समांतर है BC, DE है, यहाँ पर F लिख दिया गया है, DE समांतर है BC के, यदि ADX है, DB क्या है, x-2 है, x। आप यहाँ पर देख रहे हैं सारी चीज़ें लिखी गई हैं, तो x का मान ज्ञात कीजिए, यहाँ पर लिखा नहीं गया है तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, x का मान निकालना है। कैसे निकालोगे भाई, देखो चलो इसे हम हटाते हैं और यहाँ पर फिगर ड्रॉ करते हैं, तब आपको समझ में आ जाएगा। देखो फिगर आपको इस तरह से दिया गया है, ये गा वाला प्रश्न है। इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं इस तरह से, ये हमको दिया है ABC, और यहाँ से एक पैरेलल लाइन खींची गई है DE, ठीक है। अब आप देखो यहाँ की वैल्यू दी गई है x, और इसकी वैल्यू दी गई है x-2, और इसकी वैल्यू दी गई है x+2, और यहाँ पर है x-1 है, इतना दिया गया है। और यहाँ पर पहले से ही बताया गया है क्या चीज़, देखिए DE पैरेलल है BC के, अगर DE BC के पैरेलल है तो हम कह सकते हैं कि अगर ये चीज़ इसके पैरेलल होगा तो संगत भुजाओं के जो अनुपात होंगे वो बराबर होंगे, तो हम कह सकते हैं कि AD अपॉन DB, और ये बराबर हो जाएगा AE अपॉन EC। ये आपका प्रमेय है, लिख सकते हैं। अब आप इन वैल्यूज़ को अगर यहाँ पर पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारा x अपॉन x-2 और इज इक्वल हो जाएगा x+2 अपॉन में x-1। अब इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका गुणा यहाँ होगा तो x का गुणा x में x² हो जाएगा, 1 का गुणा होगा -x हो जाएगा, बराबर इसका गुणा इसमें करेंगे तो आप चाहें तो डायरेक्टली फॉर्मूला लगा सकते हैं, ये x-2 x+2 a-b का आप यहाँ चाहें गुणा कर सकते हैं। देखो एक भी लिख ले रहा हूँ, x-2 x+2, यही होगा, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है, दिक्कत ना हो। फिर a+b का फॉर्मूला लगा देंगे तो a² - b², 2 का स्क्वायर कितना होगा 4। अब x² से x² कट जाएगा, यहाँ -x है ना,
तो यहाँ बचा -x बराबर -4, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो x बराबर आ जाएगा 4। इस प्रकार से आप ये कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है चीज़ें समझ में आई होंगी। फिर भी कोई डाउट रह जाए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, ठीक है। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे। पहले आप अगला प्रश्न देखिए। यहाँ पर कह रहा है एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई कितना 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये प्रश्न है। तो इस प्रश्न को भी हम बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। देखिएगा किस तरह से, आप यहीं पर सॉल्व कर दीजिए, ठीक है। मेरे पास जगह है अभी यहाँ पर, तो मैं यहीं पर सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक। आगे देखेंगे यहाँ पर ये घा वाला प्रश्न है, गा से घा। और देखिए घड़ी कैसी होती है, पहले आप घड़ी बना दीजिए इस तरह से, ठीक है। ये 12, ये 6, ये 6 है तो ये 12 है। इधर आप 3 लिख देंगे तो इसकी सिधाई पर 9 रहेगा। बाकी आप जानते हैं यहाँ 2, यहाँ 1, यहाँ 11, यहाँ 10, यहाँ 8, यहाँ 7, यहाँ 6 है, ये 5 रहेगा, ये 4 रहेगा। इस तरह से रहेगा। कोई भी जो मिनट वाली सुई होगी वो हम ये मानकर चलते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक जाएगी, ठीक है। और इसकी लंबाई दे दी है 14 सेंटीमीटर, यानी त्रिज्या ये हो जाएगी। तो हम यहाँ पर r बराबर लिख सकते हैं कितना भैया, 14 सेंटीमीटर। ये हमको क्वेश्चन दिया है। अब जो मिनट की सुई अगर ऐसे यहाँ पर आएगी तो एक बार अगर ये मिनट की सुई यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाती है तो 5 मिनट हो जाएगा। अब आप देख पा रहे हैं कि ये जो आकार बन रहा है वो त्रिज्यखंड का बन रहा है। क्या बन रहा है, त्रिज्यखंड। अब इसी त्रिज्यखंड का हमें क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए यहाँ का एंगल निकालना पड़ेगा। तो एंगल कितना हो जाएगा, तो सबसे पहले लिखेंगे थीटा बराबर 360। 360 पूरा यहाँ से यहाँ तक का होता है 360, और इसमें ये 12वां हिस्सा है, क्योंकि 12 हिस्से होंगे, 1 2 3 4 5 6 ऐसे 12 हिस्से होंगे। तो आप 12 का भाग दे दीजिए, 12 तियाँ 36, 12 शून्य शून्य, तो थीटा की वैल्यू आ गई। अब आप लिखोगे सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का सूत्र होगा यहाँ पर थीटा अपॉन 360 गुणे पाई r स्क्वायर, यही होगा। तो आप देखो कैसे करेंगे। क्षेत्रफल बराबर थीटा की वैल्यू कितनी है 30 अपॉन में 360 ये लिख देंगे, और गुणे में पाई का मान कितना है 22/7 लिख देंगे। r बराबर हमने देखा कि यहाँ 14 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर लिख दिया जाएगा 14, और ये वर्ग है इसलिए 2 बार लिखा जाएगा। यहाँ भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 का 3 एकम 3, 3 दूना 6, ये 12 हो जाएगा, 7 एकम 7, 7 दूना 14। अब ये 2 है, 2 से काट दीजिए, 2 छक 12। अभी भी यहाँ पर वैल्यू बची है 2 तियाँ में 6, 2 से मैं काट सकता हूँ इसे, तो चाहे इसको काट दीजिए चाहे इसको, किसी को भी काट सकते हैं। 2 सते 14। अब आप देख पा रहे होंगे बाकी अब कुछ कटेगा नहीं, 3 से कोई चीज़ नहीं कट रहा है। तो अब हमारा क्या बच जाएगा यहाँ पर, देखिए सवाल में यहाँ पर क्या बचेगा। देखो नीचे तो 3 बच जाएगा, इतना तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। ऊपर देखिए कितना 22 सत्ते कितना होता है 154, इतना आ जाएगा। और ये सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ज़्यादा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बस आप इतना ही आंसर टिक कर दीजिए, ठीक है। उम्मीद है चीज़ें समझ में आई होंगी। फिर हम अगला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है यहाँ पर अगला, जांच कीजिए कि क्या द्विघात समीकरण है। वैसे यहाँ पर कोई क्वेश्चन नहीं दिया गया है तो हम इसे छोड़ देते हैं, ठीक है। बाकी जो भी रहेगा देख लिया जाएगा। अगला प्रश्न है, x और y में एक संबंध ज्ञात कीजिए यदि बिंदु इतना 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 संरेखी हैं। तो आप बिंदुओं को लिख लीजिएगा और उसके बाद हमें संरेख बताना है। तो कैसे बताएंगे, ठीक है। देखो
संरेख पहले बिंदुओं को लिख लेते हैं, ठीक है। बिंदु हमारे पास कितने हैं, एक्स वाई है, और दूसरा बिंदु है हमारा 1 और 2 है, और तीसरा बिंदु है 7 और 0, ठीक है। 7 0 है। तो अब आप देखिए, ये हम जानते हैं 3 बिंदु हैं, तो इसको मानना है x1 y1, ये है x2 y2, ये है हमारा x3 y3। अब संरेख जो होता है, आपको बताया गया है, संरेख का मतलब ही होता है कि एक ही रेखा पर ये जो पॉइंट हैं, तीनों पॉइंट, वो एक पॉइंट यहाँ पर होगा, एक पॉइंट यहाँ पर होगा, एक पॉइंट यहाँ पर होगा, ठीक है। तीनों बिंदु एक ही रेखा पर हैं। तो वैसे अगर त्रिभुज की बारे में बात की जाए, तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, अगर त्रिभुज के क्षेत्रफल का मान निर्देशांक ज्यामिति में वो 0 रख दिया जाए तो तीनों बिंदु संरेख माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि इन 3 बिंदुओं से त्रिभुज नहीं बनाया जा सकता। अगर संरेख नहीं होंगे तो त्रिभुज ड्रॉ करेगा, क्योंकि अलग अलग बिंदुओं पर होंगे, है ना। तो ये त्रिभुज का एक क्षेत्रफल निकलेगा। अगर ये सीधे हो गए, ये यहाँ पर चला जाए, ये भी यहाँ पर चला जाए, तो ये संरेख सीधे हो जाएंगे तो त्रिभुज नहीं बनाएगा, ठीक है। इसलिए कोई क्षेत्रफल भी नहीं आएगा। तो कहने का सीधा सा मतलब है, त्रिभुज के क्षेत्रफल का मान हम डायरेक्टली 0 रखेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं, सबसे पहले लिखिएगा संरेख का प्रतिबंध। प्रतिबंध क्या होता है, x1, और ब्रैकेट में क्या होता है y2 माइनस y3, और प्लस होता है x2 y3 माइनस y1 प्लस x3, यहाँ होता है y1 माइनस y2, और ये बराबर 0। इतना हमें करना है। वैसे अगर आप इसको पूरा ब्रैकेट बंद करके यहाँ पर 1/2 लगा देंगे तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो जाएगा, लेकिन हमें क्षेत्रफल नहीं निकालना है। अब इन वैल्यूज़ को यहाँ पर रखेंगे और हम एक्स वाई में संबंध दिखाएंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, x1 का मान कितना है, x है, y2 y3, y2 का मान कितना है 2, और ये 0, तो ये आ जाएगा 2 माइनस 0, प्लस x2 का मान है 1, फिर है y3 माइनस y1, तो y3 ये है, y1 ये है, तो y3 का मान है 0 माइनस y1 का मान है y रख लेंगे, प्लस x3 का मान है 7, और y1 माइनस है y2, y1 का मान है y माइनस y2 का मान कितना है, देखिए 2 है, 2 लिख देंगे, ये बराबर हो जाएगा 0। अब आप सॉल्व करिए, 2 में से 0 जाएगा, 2 ही बचेगा, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 2x, 0 में से माइनस वाई जाएगा तो माइनस वाई बचेगा, माइनस वाई का 1 में गुणा करेंगे तो ये प्लस का माइनस हो जाएगा, वाई का वाई हो जाएगा। यहाँ पर गुणा कर दीजिए तो ये हो जाएगा प्लस, यहाँ आ जाएगा 7y, और यहाँ पर क्या आ रहा है बेटा, यहाँ देखो 7 गुना 14, ये 14 बराबर में 0। अब हम कह सकते हैं कि ये 14 उधर भेज दें तो ये आ जाएगा प्लस 14। यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका रहेगा 2x, क्योंकि x कहीं नहीं है तो जुड़ नहीं सकता, इसलिए माइनस वाई प्लस 7y, ये माइनस 1 है, यहाँ पर घट जाएगा तो आ जाएगा प्लस 7y। इस प्रकार से ये आपका संबंध हो जाएगा। बहुत ही आसान सवाल है, कुछ भी नहीं करना है, ठीक है, सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए, ये हुआ हमारा खंड बा का पहला प्रश्न समाप्त हुआ, ठीक है। सारे क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट कर लिए। जो क्वेश्चन नहीं दिया है उसके बारे में टेंशन नहीं लेना है, बाकी हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे इसके बाद। तो आप अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करते चलें, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए। इसमें 5 खंड केवल करने हैं, हम पूरे करके दिखाएंगे, पर आपको जो उचित लगे, जो ज़रूरी लगे उनको आप करिएगा, जो नहीं आएगा फिर उनकी कोई बात ही नहीं है। किसी मीनार के आधार से A और B दूरी पर एक ही सरल रेखा में स्थित 2 बिंदु P और Q से देखने पर मीनार के ऊपरी सिरे के उन्नयन कोण कोटिपूरक हैं। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई √AB है। बहुत ही आसान सा प्रश्न है।
बहुत ही आसान होगा और बहुत ही मज़ा आएगा। और हम पहले भी बता चुके हैं अपने क्लास में कि भाई ऊंचाई दूरी एक ही एक्सरसाइज है, तो वहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आएंगे। ये हमने एक बार एनसीईआरटी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस में इनको डिस्कस किया था। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो देखा है तो प्लीज़, तो अच्छी बात है। नहीं देखा तो वीडियो जाकर देख सकते हो। फिर भी यहाँ पर आइए, मैं यहाँ डायरेक्टली फिर से बता रहा हूँ कि आपको ऊंचाई दूरी से एक सवाल ज़रूर मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर इन चीज़ों को देखते हैं। यहाँ पर हमें बताया गया कि किसी मीनार के आधार से, तो मीनार यहाँ पर हम ड्रॉ कर लेते हैं इस तरह से। इसके आधार से एक ही सरल रेखा में दो बिंदु हैं ए और बी। एक यहाँ पर है ए, दो बिंदु आधार से ए दूरी, ए और बी दूरी। तो एक दूरी को ए मान लेंगे, एक दूरी को ए मान लेंगे और एक दूरी को बी मान लेंगे, ए और बी दूरी पर ये दिए गए हैं। और एक बिंदु का नाम होगा पी, जिसको पी मान लेंगे और इसको क्यू मान लेंगे, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम मान ले रहे हैं ए, और दूसरी दूरी को यहाँ से यहाँ तक की दूरी को बी मान ले रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद कोटि पूरक बताया गया शिखर के उन्नयन कोण, तो एक कोण ये हो जाएगा, एक कोण यहाँ से ड्रॉ कर लेंगे। दोनों कोटि पूरक हैं। अगर ये थीटा है तो दोनों मिलाकर 90 होना चाहिए। तो अगर ये थीटा है तो यहाँ पर 90 माइनस थीटा रहेगा, ठीक है। इतना कर लेना है। आप ये पी क्यू, अगर यहाँ पर आर है इसको मान लो एस, ठीक। इस तरह से शिखर है तो एस मान लो। इसके बाद क्या करना है, अब यहाँ सॉल्व करेंगे, है ना। दो त्रिभुज है तो यहाँ पर लिखेंगे, हमें यहाँ पर ऊंचाई है, ये ऊंचाई क्या होगी h मान ली जाएगी, और ये बराबर हमको लाना है √AB लाना है, ये हमें लाना है। तो कैसे करोगे, देखो सबसे पहले लिखोगे माना कोण P बराबर थीटा, तो कोण Q बराबर आ जाएगा 90 माइनस थीटा, इतना आ जाएगा। अब आप देखो कैसे सॉल्व करोगे। ये एक त्रिभुज लो SPR, त्रिभुज SPR में लिख लो tan थीटा, लिख लो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। यहाँ पर मान लो SR, अभी तो ये हमें लाना है ना, अभी आया नहीं है, तो आप इसको हटा दीजिए, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा SR अपॉन में ये पूरी दूरी यहाँ पर कितनी है ए है, तो यहाँ पर ए रख लेना, ठीक। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेना। इसके बाद क्या करना है, अगला इसी प्रकार से इस त्रिभुज में लिखना है SQR, त्रिभुज SQR में यहाँ पर भी ले लो tan 90 माइनस थीटा बराबर, फिर ये ऊंचाई SR है, SR अपॉन क्या हो जाएगा भाई, ये QR, ठीक है, QR हो जाएगा। तो यहाँ पर कर लूँगा मैं ये B हो जाएगा। अब ये tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, cot थीटा, तो यहाँ पर लिख लूँगा cot थीटा बराबर SR अपॉन B, ये रिलेशन नंबर 2 हो जाएगा। अब हम यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 व 2 का गुणा कर दीजिए, ताकि tan थीटा और cot थीटा कट जाएगा तब, ठीक है। का गुणा करने पर, जब गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा tan थीटा इंटू हो जाएगा cot थीटा बराबर, यहाँ पर आ जाएगा SR अपॉन A गुणे SR अपॉन B, ये आ जाएगा। कर लिया। अब देखो यहाँ पर tan थीटा है तो हम कह सकते हैं कि ये आ जाएगा tan थीटा इंटू कॉट थीटा को 1 अपॉन tan थीटा लिख सकते हैं, 1 अपॉन tan थीटा बराबर SR का गुणा हो जाएगा SR स्क्वायर, या आप SR को H माने हैं तो यहाँ पर अभी मैं लिख दूंगा, यहाँ पर क्या है A और B का गुणा करोगे तो AB हो जाएगा, tan से tan कैंसिल हो जाएगा,
कट जाएगा तो यहाँ 1 बचेगा। तो मैं कह सकता हूँ कि SR² अपॉन AB बराबर, यहाँ कितना बचा, 1 बचा तो 1 लिख लेना है। अब यहाँ पर आ जाएगा SR² बराबर AB का गुणा हो जाएगा AB। तो SR बराबर क्या आ जाएगा, स्क्वायर SR सिर्फ ले लोगे तो यहाँ पर आ जाएगा अंडर ब्रैकेट AB आ जाएगा, और SR को हमने क्या माना, H। तो यहाँ पर आ जाएगा भैया H बराबर अंडर रूट AB। ये था हमारा सवाल जो प्रूव हो चुका है। ठीक है, इस तरह से हम प्रूव कर सकते हैं। बहुत ही प्यारा है। आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। ठीक है, फटाफट से, जल्दी जल्दी। क्वेश्चन है, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर ऐसी 2 स्पर्श रेखाएं खींचिए जो परस्पर 60 अंश के कोण पर झुकी हों। ये हमें ज्ञात करना है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ से आप 4 नंबर लेकर जाएंगे 100%। और मैं दावे के साथ कहता हूँ, अगर आपने ये पूरा वीडियो देखा है, पूरा वीडियो देख रहे हैं या आप इस क्वेश्चन तक देख रहे हैं, तो 100% आपके 4 नंबर फिक्स होंगे, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आने के चांसेस 100% हैं। तो देखेंगे बहुत ही प्यारे तरीके से। यहाँ पर देखो, सबसे पहले हम एक कच्ची आकृति बना लेते हैं कि क्या करना है हमें। खींचने का जो प्रोसेस होगा मैं आगे बताऊंगा, लेकिन इससे पहले आपको ये जानना है कि हमें करना क्या है। तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, इसमें हमें एक जैसे वृत्त खींचना है। ठीक है, कच्ची आकृति में बता रहा हूँ कि कैसे आपको बनाना है। यहाँ ये केंद्र होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी त्रिज्या ही होगी, और स्पर्श रेखा खींचने का जो प्रोसेस होता है वो केंद्र से बाहर कोई अगर बिंदु दिया गया है यहाँ पर, तो इसको पहले मिला देना चाहिए। और हमें जो स्पर्श रेखा खींचनी है वो इस तरह से खींचनी है। एक स्पर्श रेखा यहाँ से यहाँ तक खींचनी है, और ये जो कोण होना चाहिए, इन दोनों रेखाओं के बीच का जो कोण होना चाहिए वो 60 अंश होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि ये वाला कोण कितना होगा, 30 अंश होगा। ये भी कितना होगा, 30 अंश का ही होगा। हम जानते हैं कि अगर इसको हम यहाँ से मिला दें, और इतना भी पता है कि कोई भी स्पर्श रेखा त्रिज्या से अगर कोई स्पर्श रेखा खींची जाती है तो 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो अगर ये 90 डिग्री का कोण है और ये 30 डिग्री का कोण है, तो हमें ये पता हो जाएगा कि, वैसे देखो यहाँ से यहाँ केंद्र से उस बाहर दिए गए बिंदु की दूरी अगर हमें पता होती है तो ही हम खींच पाते हैं। तो अगर ये त्रिज्या कितना है, 4 सेंटीमीटर है, कितना है, 4 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर यहाँ लिख लोगे। अब ये 4 सेंटीमीटर है तो इसकी लंबाई कितनी होगी, अगर ये हमें पता होता तो हमें इन सब चीज़ों की कोई ज़रूरत ही नहीं रहती। तो अब आप देखो ये कितना हो जाएगा। यहाँ एक समकोण त्रिभुज है OP, आप इसे Q मान लो। आप अगर ये वाला मान निकालना चाहते हैं तो आप देखिए 90 अंश के सामने वाली भुजा है तो ये कर्ण होगी। अगर ये कर्ण है तो इसके सामने, अगर हमें इस एंगल का मान नहीं पता है, हालांकि ये 60 ही होगा, लेकिन यहाँ पर दिया है तो इसके सामने वाली भुजा ये लंब होगी। तो लंब और कर्ण में हम संबंध दिखाएं तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं त्रिभुज OQP में। ठीक है, तो ये हो जाएगा sin 30 अंश, sin 30 अंश लेना होगा। तो sin 30 अंश बराबर हो जाएगा लंब बटे कर्ण। OQ लंब है और कर्ण क्या है, OP है। अब आप देखो sin 30 अंश का मान होता है 1/2, बराबर हो जाएगा आपका OQ का मान है 4, और ये हमारा कितना हो जाएगा, OP का मान, यहाँ पर OP पता ही नहीं है तो आप OP का गुणा यहाँ पर कर दीजिए, OP बराबर, और ये 4 दूना कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर। तो अब हमें ये चीज़ें पता चल चुकी हैं। अब हमें खींचना है। देखिए खींचने का प्रोसेस यहाँ पर होगा। तो सबसे पहले मैं प्रोसेस बता रहा हूँ, आपको लिखना कैसे है ये आप खुद से लिखिएगा। सबसे पहले मैंने प्रकार नहीं लिया है पर आइडिया मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो अगर फिर भी कोई डाउट रहेगा तो हम प्रकार से भी उसे करेंगे। तो सबसे पहले आप 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक क्या करिए, वृत्त बना दीजिए। इस तरह से 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाइए। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का जब वृत्त बना लीजिएगा तो ये जो इसका केंद्र होगा वो आपको O मानना है, और O से लेकर P तक की दूरी कितनी है, 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर O से लेकर 8 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु निकाल लीजिएगा,
वो उसको P मानिएगा और ये 8 सेंटीमीटर ही होना चाहिए। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है भाई? 8 सेंटीमीटर। ये 8 सेंटीमीटर त्रिज्या का होना चाहिए, ठीक है। अगर 8 सेंटीमीटर का है, अब इस OP का लंबार्धक करिएगा। लंबार्धक करने के लिए बताया गया होगा कि OP में आधे से अधिक दूरी है। आपको जैसे अंदाज़ा तो इतना लगा ही सकते हैं कि यहाँ पर मध्य बिंदु है, तो इससे थोड़ा सा ज़्यादा है, चाहे यहाँ पर चाहे यहाँ तक कुछ दूरी लेकर एक चाप की हम ऐसे रचना करेंगे, और उसके बाद उतनी ही दूरी से इधर से भी एक चाप हम क्या कर देंगे? काट देंगे। ये दोनों जहाँ पर काट रहे हैं उनको ऐसे आपस में मिलाइएगा। जब मिलाएंगे तो आपको OP का मध्य बिंदु पता चल जाएगा। अब ये मध्य बिंदु मान लेते हैं C है। अगर मध्य बिंदु क्या है? C है या M, कुछ भी मान लो। फिर आप इसको केंद्र मानकर और यहाँ चाहे आप CO या CP त्रिज्या का एक वृत्त खींचिएगा बड़ा सा, ठीक है। इस तरह से वृत्त खींचना है आपको, इस तरह से वृत्त खींच दीजिएगा, ठीक है। और जहाँ पर ये पहले वाले वृत्त को मान लो यहाँ पर काटा है, यहाँ पर काटा है, एक को कुछ मान लीजिए, सपोज ये A है और इसको B माने हैं, तो आपको P को A से मिला देना है और P को B से मिला देंगे। यही इसका क्या हो जाएगा? अर्धक हो जाएगा, ठीक है। मतलब सॉरी, स्पर्श रेखा हो जाएगा। PA तथा PB स्पर्श रेखाएं हैं, स्पर्श रेखाएं हैं। इस तरह से आप खींच सकते हैं। अब बाकी रचना के चरण भी आपको लिखने चाहिए। यहाँ पर आपको लिखना चाहिए रचना के चरण या पद, ठीक है। रचना के चरण या पद। अब इसमें पहला आपको लिखना चाहिए फर्स्ट टर्म में कि सर्वप्रथम हमने 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का, ठीक है, आप यहाँ पर जो 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का खींचे हैं, तो लिखेंगे सर्वप्रथम 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा। दूसरा पॉइंट जो होगा वो आपको क्या लिखना चाहिए? मैं यहाँ बता रहा हूँ भाई, आप खुद से लिख सकते हो यार, नहीं लिख सकते तो कहो मैं लिख कर दिखा दूँ, ठीक है। तो यहाँ पर करिएगा सर्वप्रथम 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा। दूसरे नंबर पर आपको क्या करना है? वृत्त के केंद्र O से P तक एक 8 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचा, यानी OP बराबर 8 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा। फिर थर्ड पॉइंट पे आपने क्या किया था? थर्ड पॉइंट पे आपने क्या किया कि OP का अर्धक किया। OP रहेगा, B नहीं, OP का अर्धक करना, लंबार्धक कर लीजिए। फिर आप लंबार्धक करेंगे तो C को केंद्र मानकर एक और वृत्त खींचेंगे, जो कि चौथे पॉइंट पर C को केंद्र मानकर एक वृत्त और हमने खींचा, तो जो कि पहले वाले वृत्त O वाले वृत्त को कहाँ पर काट रहा है? A और B पर काट रहा है। फिर आप PA, पांचवें पॉइंट पर PA तथा PB को मिलाया, ठीक है। यही क्या हो जाएगा? अभीष्ट स्पर्श रेखाएं हो जाएंगी, ठीक है। तो इस तरह से कर सकते हैं। फिर भी अगर कोई डाउट रहेगा तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा, मैं इससे और बेहतर तरीके से बताऊंगा। पर आपके कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। देखता हूँ कि कितने ऐसे बच्चे हैं जिनके कमेंट्स हमारे तक आते हैं, तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है। यदि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो बहुत ही आसान सा प्रश्न है भाई। इस प्रकार के प्रश्नों को अगर आप ना कर पाएँ तो समझ लो कि बहुत ही ज़्यादा दयनीय स्थिति होगी आपकी। पर कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर जो सॉल्व करूँगा तो आपको 100% समझ में आएगा। तो आपने ये क्वेश्चन तो देख ही लिया था, टेंशन नहीं लेना, ठीक है। देखो 4 नंबर का प्रश्न है तो हम बहुत ही ध्यान से इसे करने वाले हैं। कैसे करेंगे? देखिए यहाँ पर मैं ऐसे बना रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखो कैसे करोगे। देखो ये आप यहाँ पर एक 6
मीटर का स्तंभ बना दीजिए और इसकी छाया कितनी है भाई, 4 है। ठीक है, ये 6 मीटर है तो यहाँ पर 4 मीटर की छाया बनेगी। इसको हम ABC कंसीडर कर रहे हैं। और उसी समय एक हमारा क्या है, मीनार है। यहाँ पर मीनार बड़ी होती है, आप जानते हैं, स्तंभ की अपेक्षा। ये हम P और इसे Q मानेंगे और इसकी जो छाया की लंबाई है वो कितनी है, 28 मीटर है। ठीक है, और ये इसको मैं R मान लूँगा। इसको ऐसे हम मिला देते हैं। अब आप जानते हैं अगर सीधे हैं तो 90 ये भी रहेगा, 90 ये भी रहेगा। यहाँ पर A और B, ABC और PQR जो होंगे वो एक समरूप त्रिभुज हैं, क्योंकि दोनों ही समकोण त्रिभुज हैं। यहाँ पर हमको लिखना है ABC, यानी त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR समरूप हैं। ठीक है, समरूप हैं। क्यों? क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है। समरूपता का नियम क्या कहता है, यहाँ पर लिख लेंगे समरूपता के नियम से। समरूपता के नियम से, समरूपता का नियम कहता है दो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। तो हम यहाँ पर AB बटे क्या कर लेंगे, BC। यहाँ पर कर लेंगे AB बटे BC, मतलब लंब और आधार का किया है तो यहाँ भी लंब और आधार का कर लेंगे। तो ये हो जाएगा PQ बटे QR, यही हो जाएगा, टेंशन नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, यहाँ पर AB का मान 6 है, फिर इसका मान है 4, बराबर PQ का मान हमें नहीं दिया तो हम PQ ऐसे ही रहने देंगे। QR की वैल्यू है 28, तो 28 यहाँ पर लिख लेंगे। अब आप काट सकते हैं, 4 एकम 4, 4 सते 28। ठीक है, 4 सते 28, तो PQ का मान कितना हो जाएगा। अब आप इसमें एक में इसमें गुणा कर दीजिए, PQ का गुणा 1 में, तो यह हो जाएगा PQ बराबर 6 सते 42, यह आ जाएगा 42 मीटर। तो मीनार की ऊंचाई कितनी है भैया, 42 मीटर। तो काफ़ी आसान सा प्रश्न था, उम्मीद है कि सभी लोगों को समझ में आया होगा।